हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2025 में दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर्स ने हमारी अर्थ पे एक बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि आधी ह्यूमैनिटी एक झटके में मारी गई। पूरे 13 साल तक स्ट्रगल करने के बाद में ह्यूमैनिटी जेनेटिक वॉरियर बनाने में कामयाब रही और ये वो वॉरियर्स बने जिन्होंने की मॉन्स्टर्स को अर्थ से खदेड़ दिया। इन सभी को नाम दिया गया म्यूटेंट्स का। साल 2050 के बाद से जेनेटिक एग्जाम चालू हुए। अब हर बच्चे को 18 साल की उम्र होते ही जीन इंजेक्शन दी जाती है, जिसे कि लेने के बाद में उन्हें खास पावर्स मिलती है। अभी जो साल चल रहा है वो है 2137 और मैं जिन सिटी का एनोस डेमीगॉड अपनी पूरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम देने जा रहा हूँ। इंजेक्शन के लगने के बाद में अगर मैं अवेकन कर पाया तो मेरी लाइफ अच्छी बीतेगी, लेकिन अगर मैंने अपना चांस गवा दिया तो इस जीन एरा के अंदर मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। आज के दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए मैं दिनों रात पढ़ाई करी, अपनी फिजिक को बेहतर बनाने के लिए बहुत ट्रेनिंग करी। मेरे 18 साल की मेहनत काम आती है या नहीं वो डिसाइड करेगा। तभी हमारे एनोस के फोन पे उसकी मॉमा कॉल आता है, जो कि बोल रही होती है जेनेटिक इंजेक्शंस बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके लगने के बाद में 1% ना मरने का भी चांस होता है। तो इसी वजह से मैं तो यही बोलूंगी ना कि इतने खतरनाक एग्जाम के अंदर तुम पार्टिसिपेट मत ही करो। एनोस बोल रहा होता है, मामा फालतू में टेंशन ले रही हो। मैंने जीन टेस्ट के अंदर टॉप स्कोर किया था, जहाँ पर 200 मार्क्स लेके नहीं आ पाते, मैं वहाँ पे 600 लेके आया था। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे ना कुछ नहीं होने वाला। जो 1% मरते हैं ना वो कमजोर लोग होते हैं और आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी अनाउंस होता है कि जितने ही बच्चे इंजेक्शन के लिए आए हैं फटाफट से वो हॉल में जमा हो जाओ। एनोस बोलता है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अब आपका बेटा ना आपसे म्यूटेंट बन के बात करेगा। अंदर सभी को देखते हुए एनोस सोच रहा होता है, यहाँ पर सभी लोग ना अलग अलग एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे मरने को लेके ना बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ। मुझे भी फालतू में मॉम की बातों को ना सीरियसली लेना चाहिए। मैं पर्सनली चाहता हूँ ना कि मुझे फिजिकल एबिलिटी ना मिले, क्योंकि वो बहुत ही अजीब होती हैं और उन्हें मास्टर करने के लिए ना बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। उन्हें मास्टर करने में ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, कुछ अजीब नहीं मिलना चाहिए, वरना फालतू में ना काफी दिक्कतें हो जाएंगी। वैसे अगर देखा है ना तो सबसे बेहतरीन तो एक्सरे विजन है। अगर मुझे एक्सरे विजन मिल जाए तो मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने ऑनलाइन ना काफी सारी वीडियोस देखी है, इंजेक्शन लगने के बाद जो बंदे मरते हैं ना उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी रेडियो वाला बंदा बोलता है, सिर्फ 1% चांस है मरने के, 99% चांस यही है कि हम बच जाएंगे। तुम्हें यहाँ पर फालतू चीजों के ऊपर ना ध्यान नहीं देना चाहिए। वही उसके दोस्त बोल रहे होते, पर क्या हुआ अगर हम वो 1% बन गए तो। तभी रेडियो वाले बंदे का नंबर आ जाता है। उन्हें देखते हुए एनोस सोच रहा होता है इसके दोस्त काफी घबराए हुए हैं, पर ये रेडियो वाला बंदा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये तो पक्का से ना कुछ अच्छा ही अवेकन करेगा। वैसे मुझे भी चलना चाहिए, देखते हैं कि मैं क्या अवेकन करूंगा। इससे पहले कि वह एंटर कर पाता, साइड वाले कमरे में एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। एनोस सोच रहा होता है ये तो वही कमरा है जिसमें रेडियो वाला बंदा भी एंटर किया था। हम देखते रेडियो वाले बंदे की बॉडी पूरी तरह से जल गई होती है। डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स को ये संभाल नहीं पाया, फटाफट से यहाँ पर मेडिसिन लेके आओ। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते, वो बंदा वहाँ पे मार जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि आज के दिन में ना ये 5वां इंसान था जो कि मारा गया है। अफसोस की बात तो ये है ना कि जिस आग ने इसकी जान ली है, अगर एबिलिटी पाने में ये कामयाब हो जाता तो उसी आग को इसे कंट्रोल करने की पावर मिलती। वहीं उस बंदे के दोस्त बोल रहे होते हैं, क्या जाओ मारा गया, हमें इंजेक्शन नहीं देना, हम जा रहे हैं यहाँ से। वहीं एनोस सोच रहा होता है, मेरे सामने ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा ना कि ऐसा बंदा मारा गया। वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या उन लड़कों की तरह मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज के दिन के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। अगर मेरी किस्मत में नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, मैं मौत को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मैं ना भागूंगा तो नहीं। ये बोलते हुए हमारा एनोस एंटर कर जाता है। डॉक्टर बोल रही होते तो तुम हो एनोस डेमीगॉड। इससे पहले कि मैं तुम्हें इंजेक्शन दूं, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुम्हें पता है कि इंजेक्शन लगने के बाद मरने के काफी हाई चांसेस हैं? एनोस बोलता है, हाँ मैं इस बात से वाकिफ हूँ। डॉक्टर बोलती है, अगर तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्या तुम यहाँ पे जिम्मेदारी लेते हो? एनोस बोल रहा होता है, हाँ मैं तैयार हूँ। डॉक्टर बोलती है, एनोस मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम तैयार तो हो ना? तुमने अभी देख ही लिया होगा कि इसके नतीजे कितने भारी पड़ सकते हैं। एनोस बोलता है, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ, आप एक इंजेक्शन लगा दो। तभी डॉक्टर बोलती है, तुम खड़े क्यों हो, लेट जाओ। एनोस बोलता है, लेट जाऊं? आप ये कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर बताती है कि ये इंजेक्शन ना बहुत ही हार्ड होती है, अगर हाथ पे तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, इसी वजह से ये ना तुम्हारे बम पे देनी पड़ेगी। आगे हमारे एनोस को इंजेक्शन लग गई होती है। डॉक्टर बोल रही होती है, इंजेक्शन लगने के बाद में भी तुम पूरी तरह से स्टेबल हो, तुम्हें अपनी बॉडी में कहीं पेन तो फील नहीं हो रहा ना? एनोस बोलता है, बम को छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है। 10 मिनट गुजरने के बाद डॉक्टर बोलती है, ये तो काफी अजीब है, इंजेक्शन लगने के बाद में तुमने अवेकन क्यों नहीं किया?
किया। एनोस भी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कहीं मैं अवेकनिंग के अंदर फेल तो नहीं हो गया ना। आगे हम देखते हैं 30 मिनट गुजर गए होते हैं और अभी भी हमारा एनोस अवेकन नहीं कर पाता। डॉक्टर बोलती है इस तरीके की सिचुएशन मैंने भी लाइफ में पहली बार देखी है, लगता है कि एग्जाम के अंदर तुम फेल हो गए। लेकिन तभी हमारे एनोस को एक झटका फील होता है और वहीं पे गिर जाता है। एनोस सोच रहा होता है आखिर ये कैसा पेन है, मेरे को लग रहा है कि मेरा सर फटने वाला है। डॉक्टर बोल रही होती इसकी हालत तो काफी तक खराब हो रही है, आखिर अब मैं क्या करूँ। वही एनोस बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या। आगे जब एनोस अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है। एनोस बोल रहा होता है ये तो मेरी ही परछाई है पर इतनी बड़ी, और आखिर ये 14 पॉइंट्स क्या चीज है। तभी हमारे एनोस को शॉक देते हुए डॉक्टर जगा देती है। डॉक्टर बोल रही होती है शॉक के बाद में तुम रिकवर कर गए। तभी एनोस बोलता है मुझे हुआ क्या था। डॉक्टर बताती है कि तुमने 14 जीन पॉइंट्स को वीकन किया है और मिस्टीरियस टाइप की है। एनोस बोल रहा होता है इसका मतलब मेरी एबिलिटीज के बारे में अभी किसी को नहीं पता। डॉक्टर बताती है ऐसी बात नहीं है, तुमने विजडम टाइप में अवेकन किया है। विजडम टाइप के अवेकनर्स कुछ मेंटल एबिलिटीज को यूज कर पाते हैं। एनोस बोल रहा होता है क्या आप श्योर हो। मैंने 14 जीन पॉइंट्स को अवेकन किया, वो विजडम टाइप की। एनोस सोच रहा होता है मैं जिस टाइप में अवेकन किया है उस टाइप के लोग फाइटर नहीं बनते बल्कि रिसर्चर बनते हैं। दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करना, इससे बोरिंग कुछ हो सकता है क्या। डॉक्टर बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो रिपोर्ट पढ़ लो, उसके अंदर क्लियरली तुम्हारे टाइप के बारे में लिखा हुआ है। एनोस बोलता है आपने टाइप बता दिया है तो एबिलिटी बता दीजिए। डॉक्टर बोल रही होती है तुमने मिस्टीरियस टाइप में अवेकन किया है, इसी वजह तुम्हारे पास में एग्जैक्टली क्या एबिलिटीज होगी इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। एनोस सोच रहा होता है मैं भी बेवकूफी हूँ, अगर मेरी एबिलिटीज के बारे में पता ही होता तो मिस्टीरियस टाइप की होती। तभी उसे अपना कार्ड देते हुए डॉक्टर बोलती है कि तुमने जिस टाइप में अवेकन किया है ना, अगर तुम जीन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करोगे तो पक्का तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे, तो इसी वजह से फ्यूचर में डायरेक्टली ना मेरे पास में आ जाना। शॉक होते हुए एनोस बोल रहा होता है क्या आप एक प्रोफेसर भी हो क्या। आप इतने यंग हो तो मुझे लगा नहीं था ना कि आप एक प्रोफेसर भी होगी, वैसे मेरा काम तो हो चुका है तो अब मैं चलता हूँ। तभी उसे रोकते हुए प्रोफेसर बोल रही होती है ध्यान रखना तुम पे अटैक हो सकता है। एनोस बोलता है अटैक, पर वो कौन करेगा। प्रोफेसर बताती है कि हाइड्रा के तुम पे अटैक करने के ना बहुत ही हाई चांसेस हैं। एनोस बोलता है हाइड्रा, मैंने इनके बारे में पहले भी सुन रखा है, ये कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंसानों को धोखा दे दिया और ये मॉन्स्टर के साथ में मिल गए। इन्हीं कमीनों का ना मॉन्स्टर्स के साथ देने की वजह से हम किसी बड़ी वॉर को जीत नहीं पाते। हर वक्त ये कमीने हम लोगों से गद्दारी करते रहते हैं। प्रोफेसर बताती है कि अभी के टाइम में ये लोग ना ऐसे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं जिन्होंने कि 10,000 जीन पॉइंट को अवेकन किया है। ऑलरेडी तुम्हारे से ना 5 बच्चे किडनैप हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ, जाते वक्त अपना ख्याल रखना। एनोस सोच रहा होता है सिर्फ 10 पॉइंट अवेकन करने वाले किडनैप हो रहे हैं, मैं तो 10 से काफी ज्यादा करी है, इसका मतलब मैं पक्का दिक्कत में हूँ। बाहर निकलते हुए एनोस बोल रहा होता है ये तो बहुत ही बेकार बात है ना कि मुझे एबिलिटी नहीं मिली, अगर एक बार के लिए एबिलिटी मिल जाती ना तो दुश्मनों से फाइट करने में मजा आता। वैसे अगर देखा जाए तो मैं एक अलग वर्ल्ड में गया था और मैंने खुद की बॉडी देखी थी, आखिर उसका क्या मतलब था। वैसे जो भी कुछ है ना मैं के बारे में नहीं सोचने वाला, मैं सर बहुत दर्द कर रहा है। तभी साइड से उसका दोस्त बोलता है क्या कि तूने कितने पॉइंट्स को अवेकन किया, तू तो हमारी क्लास का नंबर 1 जीनियस था, तूने पक्का से कमाल कर दिया होगा। पता है हमारे चैंग ने ना 11 पॉइंट्स को अवेकन किया है, पर इसने जितने भी जीन पॉइंट्स को अवेकन किया है ना वो सारे के सारे इसके पेट में हैं, इसी वजह से वो इसे खाने को छोड़ के और किसी चीज में ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले। चैंग बोल रहा होता है मेरे 7 जीन पॉइंट्स मेरे पेट के अंदर थे, इसी वजह से मेरा पेट काफी स्ट्रांग हो गया और मुझे काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। सच में मेरी अवेकनिंग ना बहुत ही बेकार थी। काइसाला बता रहा होता है कि म्यूटेंट्स भी अलग अलग लेवल के होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है जीन अवेकनर्स, ये ऐसे बंदे होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी और जीन पॉइंट्स को अवेकन करते हैं। जितने ज्यादा जीन पॉइंट्स को आप अवेकन करोगे आपके पावरफुल बनने के उतने ही चांसेस हैं। जब आप अपनी बॉडी के अंदर 20 ज्यादा पॉइंट्स को अवेकन कर लेते हो तब आप बनते हो एक जीन म्यूटेंट। 40 ज्यादा पॉइंट को अवेकन करने वाला जेनेटिक मास्टर होता है और 100 पॉइंट को अवेकन करने वाला म्यूटेंट गॉड बनता है। हंसते हुए टैंग बोल रहा होता है हमारे चैंग के ज्यादातर पॉइंट्स उसके पेट में है, मेरे को तो लग रहा है ना कि ये खा खा के ही म्यूटेंट गॉड बन जाएगा। तभी चिढ़ते हुए चैंग बोल रहा होता है मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं दिमाग मत खराब कर, तेरे भी आठों के आठों पॉइंट्स ना तेरे हाथों में थे, आखिर तूने अपने हाथों से ऐसा क्या किया है कि वो इतना फास्ट हो गए। वैसे एनोस हमें तो पूछा ही नहीं तूने कितने पॉइंट्स का अवेकन किया है। एनोस बताता है कि मैंने 14 जीन पॉइंट्स का अवेकन किया है। शॉक होते वो लोग बोल रहे होते हैं क्या 14 जीन पॉइंट्स, इसका मतलब तू हमारे जिन सिटी के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक है। हमारे पूरे शहर में ना 10 से भी कम लोग होंगे जिन्होंने कि इतने पॉइंट्स का अवेकन किया हो। सच में दोस्त तू तो कमाल का निकला। एनोस बोल रहा
होता है दोस्तों, खुश होने से पहले पूरी बात सुन लो। मैंने जिस टाइप में अवेकन किया है ना वो है विजडम टाइप। शॉक होते हुए उसके दोस्त बोल रहे होते हैं क्या इसका मतलब तू एक वॉरियर नहीं रिसर्चर बनेगा। टैंक बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो ये जॉब भी काफी अच्छी होती है, कम से कम इसके अंदर जाना खतरा नहीं होता। एनोस बोलता है अपनी एबिलिटी के बारे में भी ना मुझे कुछ नहीं पता नहीं मेरी एबिलिटीज ना मुझे कब मिलेगी। तभी चैंग बोलता है दोस्त इन चीजों के बारे में टेंशन मत ले, आज हम तीनों दोस्तों ने अवेकन किया है तो चल के एंजॉय करते हैं। तभी एनोस बोलता है इंजेक्शन लेने के बाद से ही मेरा सर फट रहा है, माफ करना दोस्तों मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ पाऊंगा। वही एनोस को देखते उसके दोस्त बोल रहे होते ठीक तो है ना, देख के काफी परेशान लग रहा है। घर जाते हुए एनोस बोल रहा होता है मेरा दर्द ना बढ़ते ही जा रहा है, क्या मुझे प्रोफेसर से बात करनी चाहिए क्या, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। तभी जो एनोस होता है वो अपनी आसपास की चीजों को स्कैन करने लगता है और वो दीवार के आर पार की चीजों को भी बहुत ही इजीली देख पा रहा होता है। एनोस सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं सिर्फ दीवार के पार ही नहीं अंदर काम करे शेफ को भी देख पा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर ये नहीं देख पा रहा कि आखिर वो बना क्या रहे हैं। एक काम करता हूँ फोकस करने का ट्राई करता हूँ, पर फोकस करने के बावजूद भी समझ नहीं पाता कि शेफ बना क्या रहे हैं। एनोस सोच रहा होता है लगता है कि ये मेरी एबिलिटी की ना फिलहाल की लिमिट्स हैं, मुझे पहले घर चलना चाहिए फिर देखेंगे कि जो मेरी सेंसिंग एबिलिटी है ना वो कितनी कमाल की है। तभी जो एनोस की बॉडी होती है वो अपने आप ही कांपने लगती है। एनोस सोच रहा होता है अब मुझे क्या हो रहा है, फिर उसे सेंस करने में पता चलता है कि दीवार के पीछे खड़ा एक बंदा उसे स्टॉक कर रहा है और इसी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हुए एनोस बोल रहा होता है मैंने काफी रास्ते चेंज कर लिए पर ये 3 बंदे मैं पीछा नहीं छोड़ रहे, सच में मेरी किस्मत बहुत ही खराब है ना कि हाइड्रा के 3 बंदे मेरा पीछा कर रहे हैं। वैसे मुझे क्या करना चाहिए, मैं पुलिस को कॉल करूँ क्या, वैसे मैं जैसे बच्चे की बात पे वो क्यों ही भरोसा करेंगे, ऊपर से हो सकता है कि मेरी वजह से ये लोग अलर्ट भी हो जाएं। एक काम करता हूँ प्रोफेसर को कॉल करता हूँ, इस चीज के अंदर ना वो मेरी पक्का से हेल्प कर पाएंगी। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन सिटी गवर्नमेंट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कर्नल और बाकी सभी लोग वहाँ बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर के फोन पे हमारे एनोस का मैसेज आता है। प्रोफेसर बोल रही होती है कर्नल लियो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट एनोस को कुछ टॉक कर रहा है और वो हेल्प मांग रहा है, क्या मैं पर्सनली वहाँ पे जाके उसकी हेल्प कर दूं क्या। तभी कर्नल बोलते हैं जू शैंग आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डायरेक्टर जू बोल रहे होते हैं अरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एनोस को जो बंदे स्टॉक कर रहे हैं ना वो हमारी टीम के 2 बंदे हैं, एनोस की सेफ्टी के लिए हमने उनको भेजा था। प्रोफेसर बोल रही होती है एनोस ने अवेकन भी विजडम टाइप में किया है, 3 बंदों का उसका पीछा करना ना मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौक होता डॉक्टर जू बोल रहे होते हैं क्या आपने क्या बोला 3 बंदे, पर हमें तो सिर्फ 2 बंदों को भेजा था, तीसरा बंदा कौन है। प्रोफेसर बोल रही होती है इसका मतलब वो तीसरा बंदा हाइड्रा से है, हमें यहाँ पे एनोस की हेल्प करने के लिए और लोगों को भेजना चाहिए। डायरेक्टर जू आप हेल्प करोगे या मैं खुद जाऊँ। डायरेक्टर जू बोल रहे होते हैं प्रोफेसर आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, अगर किसी को बचाने के लिए आप खुद जाओगी तो बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, हमारे 2 बंदे हैं ना वहाँ पर वो संभाल लेंगे। चिढ़ते हुए प्रोफेसर बोल रही होती है मुझे दाल में काला क्यों लग रहा है, लगता है कि आप लोग यहाँ पे एनोस को ना चारे के तौर पे यूज कर रहे हो, इसी वजह से मुझे हेल्प नहीं करने दे रहे। तभी मिलिट्री यूनिवर्सिटी डायरेक्टर बोलता है प्रोफेसर आप फालतू में टेंशन ले रही हो, एक ऐसा बना जिसकी एबिलिटी अननोन है और उसने अवेकन भी विजडम टाइप में किया है, अगर उसको चारे के तौर पे यूज कर भी लिया तो क्या गलत कर दिया, चारा बनाने के लिए ना वो बिल्कुल परफेक्ट था। प्रोफेसर बोल रही होती है आखिर एक जीनियस बच्चे के बारे में आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो, अगर यहाँ पे एनोस डेमीगॉड की जगह आपका अपना बच्चा होता तो आप क्या करते। तभी कर्नल बोलते हैं ये करने के लिए इन लोगों को मैंने ऑर्डर किया था, हाइड्रा की वजह से हम लोगों को ना बहुत नुकसान हो रहे हैं, इसी वजह से हमें कैसे भी करके उनके बंदों को पकड़ना है, इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी हो गए ना तो भी कोई बात नहीं। प्रोफेसर बोल रही होती है अगर एनोस के साथ में कुछ भी बुरा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। कर्नल बोलते हैं टेंशन मत लो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, हमारा प्लान फुल प्रूफ है, और वैसे भी अगर एक बच्चे के बदले में 1000 बच्चे बच जाए तो इसमें क्या ही दिक्कत है, प्यार और जंग के तो सब जायज है, तो इसी वजह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। प्रोफेसर बोलती है मेरा दम यहाँ पे घुट रहा है मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तभी डायरेक्टर जिन उसे रोक लेते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं फालतू में टेंशन ले रही हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वैसे भी यहाँ पे जो 2 बंदे हैं ना वो बहुत ही काबिल फाइटर्स हैं। प्रोफेसर बोल रही होती किसी की बातों पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। कर्नल बोलते मेरी बातों तो कर सकती हो ना, एक काम करो बिना हमारे प्लान को रिवील किए हुए तुम इस बच्चे को जो भी बोल सकती हो ना फटाफट उसे बता दो। प्रोफेसर सोच रही होती है एनोस मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, ये सोचते हुए वो एनोस को मैसेज कर देती है जिसमें वो बताती है कि 3 में से 2 बंदे जो कि तुम्हारा पीछा कर रहे हैं ना वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक बंदा अननोन है और शायद तक वो बंदा हाइड्रा से बिलोंग करता है। एनोस सोच रहा होता है अच्छा तो इनमें से 2 बंदे मेरे को बचाने के लिए आए हैं, वैसे अगर देखा जाए ना तो उनको पक्का से पता होगा कि तीसरा बंदा हाइड्रा से है, उसके बावजूद भी ना ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे चारे के तौर पे यूज किया जा रहा है और अब मुझे कैसे भी करके ना खुद की हेल्प खुद ही करनी होगी। फिर जो हमारा एनोस होता है वो एक कॉफी शॉप में एंटर कर जाता है।
रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर मैं आपके लिए क्या बनाऊं? एनोस बोल रहा होता है, मुझे हॉट कॉफी चाहिए, जितनी गर्म हो सके उतनी गर्म कॉफी बनाना। कॉफी देते हुए लड़की बोल रही होती है, सर ये बहुत ही गर्म है, ध्यान से आपका हाथ जल जाए। फिर जैसे ही एनोस बाहर निकलता तो हाइड्रा का बंदा उसे काफी तक करीब आ जाता है। पीछे मुड़ते हुए एनोस पूरी हॉट कॉफी उस बंदे के मुंह फेंक देता है। चिढ़ते हुए हाइड्रा का बंदा बोल रहा होता है, लगता है कि तुझे मेरे बारे में ना पहले ही पता चल गया था, मैं तुझे यहाँ पे से पकड़ने के लिए आया था, लेकिन अब मैं मार के जाऊंगा। ये बोलते हुए वो हमारे एनोस को एक बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। एनोस सोच रहा होता है, सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये बंदा ना एक फिजिकल अवेकनर है। एनोस बोलता है, ये बंदा हाइड्रा से है, प्लीज फटाफट से मेरी हेल्प करिए। भागते हुए नॉर्मल बंदे बोल रहे होते हैं, क्या हाइड्रा का बंदा? अगर अपनी जान से प्यार है तो भागो यहाँ से। वहीं पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, क्या इस बच्चे को हमारे बारे में पता है? इसका मतलब हमारा प्लान फेल हो चुका है। हाइड्रा का बंदा बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम लोगों ने ना काफी सारे बंदे भेजे हैं, आखिर क्या सोच के तुम लोगों ने सिर्फ 2 बंदे भेजे? फिर वहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। एनोस सोच रहा होता है, ये पुलिस ऑफिसर्स ना ट्रेन फाइटर्स हैं, उसके बावजूद भी 2 बंदे मिलके ना एक बंदे का सामना नहीं कर पा रहे। तभी जब हाइड्रा का बंदा होता है वो ऑफिसर्स को पीट देता है। एनोस सोच रहा होता है, इन लोगों के भरोसे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, अगर मुझे खुद को बचाना है ना तो खुद ही कुछ सोचना होगा। लेकिन तभी उसे फिर झटका फील होता है और वो खड़ा भी नहीं हो पाता। एनोस सोच रहा होता है, काश मेरे पास में कोई अच्छी पावर होती, इस विजडम टाइप के अंदर मैंने अवेकन ना किया होता। ये बोलते हुए फिर से एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया होता है। एनोस बोलता है, क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया? अपनी इस एस्ट्रल बॉडी को देखते हुए मैं एक बात तो कंफर्म कर सकता हूँ, मेरे पास में 14 जीन पॉइंट है, मेरी बॉडी में जितने भी ग्रे पॉइंट्स है ना अभी तक अवेकन नहीं हुए, जब ये सभी अवेकन कर जाएंगे तब मैं एक म्यूटेंट गॉड बन जाऊंगा। देखा है तो मेरी पहली एबिलिटी ना मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है, वो है सेंसरी एबिलिटीज। इसका यूज करते हुए अपनी बॉडी को ना अच्छी तरीके से सेंस कर पा रहा हूँ। अगर अपनी बॉडी के एनर्जी फ्लो को मैं यूज कर पाया तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये बोलते हुए अपने पूरे एनर्जी फ्लो को अपने हाथ में लेके आ जाता है। एनोस बोल रहा होता है, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है, पर मुझे कैसे भी करके अपने हाथ के पॉइंट्स को ना अवेकन करना ही होगा, ताकि जो मेरा ये हाथ है वो पावरफुल बन सके। वहीं बाहर हम देखते हैं दोनों ऑफिसर्स हाइड्रा के बंदे के सामने हार गए होते हैं। हाइड्रा का बंदा बोल रहा होता है, बच्चे तूने काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन तेरे यहाँ पर बचने की ना कोई चांसेस नहीं है। ये बोलते वो हमारे एनोस को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एनोस आगे बढ़ते हुए उसे एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। शॉक होते ऑफिसर बोल रहे होते हैं, ये बचा तो विजडम टाइप का था ना, आखिर इसका पंच इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? फिर वो दोनों ही फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए हाइड्रा के बंदे को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर सोच रही होती है, एनोस तुम कैसे हो, कहीं तुम हाइड्रा के हाथों में पकड़े तो नहीं गए ना? तभी डायरेक्टर झुके फोन के ऊपर एक कॉल आता है, जो कि सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कर्नल बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? डायरेक्टर बताते हैं कि एनोस के साथ में ना कुछ हुआ है। चिढ़ते हुए कर्नल बोल रहे होते हैं, हमारे वहाँ पर 2 बंदे थे, क्या एक हाइड्रा के बंदे का वो सामना नहीं कर पाए? तुम्हारे पर भरोसा करके ही ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी जो बोलता है, नहीं एनोस को कुछ भी नहीं हुआ, एनोस के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन उसने हाइड्रा के बंदे को पहले पहचान लिया और उस हाइड्रा के बंदे को पकड़ने में ना हमारे ऑफिसर्स की हेल्प भी करी। लेकिन इन सब में एनोस ने इतना शोर शराबा कर दिया कि पूरे शहर को पता चल गया ना कि हमारे शहर के अंदर हाइड्रा के बंदे खुलेआम घूम रहे हैं, और शायद से अब हाइड्रा के बंदे अपना प्लान रोक देंगे और हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कर्नल बोल रहे होते हैं स्टॉकर के बारे में, उस बच्चे को पता कैसे चला? प्रोफेसर बोल रही होती है, अगर आपको मेरे ऊपर शक है ना तो आप हमेशा चेक कर सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर सोच रही होती है, एनोस बहुत ही चालाक है, उसने यहाँ पर दिमाग लगा के खुद को बचा ही लिया। कर्नल बोल रहे होते, डायरेक्टर जो जितने भी हाइड्रा के बंदे शहर में हैं उनका पीछा करो और अपने बंदों को ना अच्छे से ट्रेन करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें पुलिस ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर बोल रहे होते, जो बंदा एनोस का पीछा कर रहा था ना, उस बंदे का कोड नेम है ब्लैक पैंट, हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ई रैंक का मेंबर था। इसी वजह से हमारे 2 ऑफिसर्स को वो बहुत ही संभाल पाया। दूसरा वाला बंदा बताता है कि हमने उससे बहुत कुछ पूछा, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहा। अब तो हमें भी लग रहा है ना कि उस बंदे को सच में कुछ भी नहीं पता है। डायरेक्टर जो बोल रहे होते हैं, एनोस कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है? ऑफिसर बताते हैं कि उस बच्चे को तो बड़ी भूख लगी हुई थी, इसी वजह से वो बैठे खाना खा रहा है। एनोस सोच रहा होता है, मैंने अपने जीन पॉइंट को फोर्सफुली अवेकन किया, इसी वजह से मेरी बॉडी ना काफी ज्यादा थक गई। अगली बार ऐसा कुछ भी करते वक्त ना मुझे काफी केयरफुल रहना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में ना किसी को नहीं बताना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ना कि मैं अपने जीन पॉइंट्स को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे एनोस डायरेक्टर को बताता है कि मेरे को मैसेज आया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि जो तीसरा बंदा है ना वो एक स्टॉकर है, और यहाँ पर 2 बंदे हैं जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। फिर मैंने आगे जो भी कुछ किया था वो अपने हिसाब से किया था।
डायरेक्टर जो बोल रहे होते हैं, बच्चे तुमने आज कमाल कर दिया, तुम्हारी बहादुरी बता रही है ना कि जल्दी ही तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जाने के बाद में तुम एक पावरफुल वॉरियर बनोगे। डायरेक्टर भी सोच रहे होते हैं, सच में ये बंदा काफी समझदार है। एक बच्चे के लिए ये पता लगाना कि उन तीनों में से आखिर कौन है जो कि हाइड्रा से बिलोंग करता है, सच में काफी मुश्किल था। इसे से पता नहीं लगाया, उसके साथ रिएक्ट भी किया है। कहना पड़ेगा इस बच्चे का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ही कमाल का है। एनोस बोलते हैं, मेरा काम हो गया क्या, मैं घर जा सकता हूँ। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, हाँ बच्चे तुम घर जा सकते हो। वैसे हाइड्रा के बंदे को पकड़वाने में तुमने काफी हेल्प करी थी, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें $50,000 और 6 क्रेडिट पॉइंट मिल रहे हैं। एनोस सोच रहा होता है, ये लोग मुझे ना बेवकूफ समझ रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान हाइड्रा के बंदे को पकड़वाए तो 10 पॉइंट दिए जाते हैं, पर मेरे को यहाँ पे बच्चा समझ के ना ये सिर्फ 6 पॉइंट ही दे रहे हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, 6 पॉइंट होने की वजह से तुम्हारी अथॉरिटी इवॉल्व नहीं करेगी, तुम अभी भी एक एफ रैंक सिटीजन हो, पर इसके बावजूद भी ना तुम्हें काफी फायदे होंगे। एनोस बोल रहा होता है, डायरेक्टर मैं एक सवाल था, क्या फिर से आप लोग मेरे को चारे के तौर पे यूज करने वाले हो क्या? तभी डायरेक्टर बताते हैं कि हर साल बहुत सारे बच्चे अवेकन करते हैं, जो भी उनमें से जीनियस होते हैं उनका पीछा हाइड्रा ग्रुप करती है, और ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम लोग यहाँ पर किसी को भी ना चारे के तौर पे यूज नहीं कर रहे। इसी शहर का बंदा है टोंकी, जिसने कि 16 जीन पॉइंट को अवेकन किया है, उसके पीछे भी हमारे बंदे हैं जो कि उसे बचाने के लिए लगे हुए हैं। गोंगली ने भी 15 जीन पॉइंट को अवेकन किया और उसके पीछे भी हमारे बंदे हैं। हाँ, उनमें और तुम में ये अंतर है ना कि तुम बहुत ही चालाक थे और तुमने स्टॉकर्स को बहुत जल्दी पहचान लिया और अभी तक वो पहचान नहीं पाए। और मुझे कुछ काम है बच्चे, तो मैं जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम इन चीजों के बारे में ना बाहर कहीं बात नहीं करोगे। बाहर निकलने के बाद एनोस बोल रहा होता है, प्रोफेसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया है, मुझे बस ये पूछा था ना कि क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ क्या? प्रोफेसर बोलती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनोस बोलता है, जो मेरा पीछा हुआ था ना उस चीज के बारे में डायरेक्टर से पूछा और उन्होंने कहा ना कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, बहुत सारे बच्चों को हर साल चारे के तौर पे यूज किया जाता है। क्या उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो सच था क्या? प्रोफेसर बोल रही होती है, हाँ वो सच कह रहे थे। अगर तुम हर साल के एग्जाम की न्यूज देखोगे ना तो तुम्हें आज की जैसी काफी सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। एनोस सोच रहा होता है, अवेकन करने के पहले ही दिन मैंने हाइड्रा से पंगा ले लिया है, वो कमीने अब तो मुझे ना ऐसे नहीं छोड़ने वाले। चलो कोई बात नहीं, और जबकि मेरे पास एक पावरफुल अपोनेंट है तो मुझे नॉर्मल से बहुत जल्दी पावरफुल बनना होगा। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एनोस की मॉम बोल रही होती है, एनोस तुम्हारा एडमिशन लेटर आ गया, पूरी कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जीन एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हुआ है। वही बाहर आते हुए एनोस सोच रहा होता है, मॉम भी ना छोटी मोटी बातों पे शौक हो जाती है। खुश होते हुए एनोस की मॉम बोल रही होती है, मैंने कहा ही था मेरा बेटा कमाल का है, अब मैं सेटर की फोटो लेके सारे रिश्तेदारों को भेजूंगी। गारंटी से बोल रही हूँ ना, ये देखने के बाद में सभी की जल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एनोस सोच रहा होता है कि अपने पाँव के एक जीन पॉइंट को अवेकन करने के लिए लगातार 3 दिन से मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे तो आइडिया भी नहीं है ना कि इन 3 दिनों के अंदर ये कोशिश करते करते मैं कितनी बार बेहोश हुआ हूँ। बेकार बात तो ये है ना कि जीन पॉइंट अवेकन करने के बावजूद भी मुझे अपने पाँव के अंदर पावर फील नहीं हो रही। जेनेटिक वॉइस सुनने में जितना आसान लगता है, इन पावर्स को समझना ना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लगता है ना कि यूनिवर्सिटी में एंटर करने के बाद ही मैं इन चीजों के बारे में समझ पाऊंगा। तभी एनोस के डैड बोलते हैं कि हमें पता है कि जल्द ही तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, इसी वजह से मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ना गिफ्ट प्रिपेयर किया है। हमें जितना पता है ना उसके हिसाब से जीन वॉरियर्स को पावरफुल बनने के लिए काफी कुछ चाहिए रहता है। ये कुछ मेडिसिन है जो कि तुम्हें पावरफुल बनने में हेल्प करेगी। शॉक होते हुए एनोस बोल रहा होता है, क्या ई रैंक की एनर्जी पिल? ये एक ऐसी पिल होती है जो कि कॉम्बैट एबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करती है, और अगर आप एक एफ रैंक की पिल लेते हो तो उसकी कीमत है $100, पर ई रैंक की एक पिल की कीमत होती है $5,000, जो कि मेरे पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मॉम डैड आप लोगों ने क्यों खरीदा? एनोस के डैड बोल रहे होते हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने बच्चे के लिए ना कुछ बचा रखा था, उन्हीं पैसों का यूज करते मैं तुम्हारे लिए ले लिया। एनोस की मॉम भी बोल रही होती, एक वॉरियर बनने के लिए ना तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, मेरे बच्चे फालतू में हाइड्रा के लोगों से पंगा मत लेना और यूनिवर्सिटी जाने के बाद में अच्छे से पढ़ाई करना। एनोस बोल रहा होता है, हाँ मैं याद रखूंगा। आगे जो हमारा एनोस होता है वो कल्टीवेशन के लिए अपने कमरे में आ गया होता है। एनोस बोलता है, जैसे अपनी एस्ट्रल बॉडी के अंदर मैं एनर्जी फ्लो को बढ़ा रहा हूँ, मेरी रियल बॉडी के अंदर भी ना मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। तभी वो एनर्जी को फ्लो करने में कमी हो जाता है और एक ही वक्त पे 2 और जीन पॉइंट्स को वो अवेकन कर लेता है। एनोस बोल रहा होता है, फाइनली 2 और पॉइंट्स अवेकन हो चुके हैं। फिलहाल जो मेरा सर है ना वो बहुत दुख रहा है, पिल खाने के बाद में एनर्जी तो वापस आ गई, लेकिन जो मेरे को मेंटली स्ट्रेन पड़ा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। काश मेंटल पावर बढ़ाने का मेरे पास कोई तरीका होता। जब अगले दिन सुबह एनोस के उसको आवाज लगाती है तो एनोस जंप मारते हुए छत में घुस जाता है।
एनोस सोच रहा होता है ये क्या हुआ, आखिर मैंने इतनी जंप कैसे मार दी कि वह छत पे घुस गया। तभी वहाँ पे आते उसके मॉम डैड बोल रहे होते हैं एनोस तुम ठीक तो हो ना। तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाते हैं कि एनोस की बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। एनोस सोच रहा होता है पहले जब मैंने अपने पाँव के अंदर एक पॉइंट को वीकन किया था तब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक पॉइंट और वीकन कर लिया मेरा पाँव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पता नहीं क्यों पर मेरा राइट आर्म भी ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरे को लगता है कि इन जीन पॉइंट्स को ना मैं समझ नहीं पाया, ये जीन पॉइंट्स ना पक्का से कुछ बहुत ही कमाल की चीज है। वैसे चलो देखते हैं ना कि नई पावर के साथ में आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए एक कार्ड उठाते हुए कैन के ऊपर फेंक देता है। एनोस सोच रहा होता है मेरी जो उंगलियों की पावर थी ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मेरे को कार्ड फेंकने का तरीका आता ना तो पक्का से डैमेज बहुत ही कमाल का होता। तभी उसे साइड में सोयाबीन दिखते हैं। एनोस बोल रहा होता है कार्ड के मुकाबले इनका ना मैं बेहतर यूज कर पाऊंगा। फिर वो सोयाबीन फेंकते हुए कैन फाड़ देता है। शॉक होते हुए एनोस सोच रहा होता है ये पावर ये तो बड़ी कमाल की थी। अगर मेरे पास में यहाँ पे मेटल की बॉल होती ना तो इसका यूज करते हुए बंदा मारना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। अब से मुश्किल वक्त के अंदर ये चीज ना मेरे काफी तक काम आएगी। आगे हम देखते हैं वो सारे बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए होते हैं। एनोस के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे अपना ख्याल रखना। तभी चैंग मो बोल रहा होता है आंटी अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसके साथ हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। आप लोग के एब्सेंस में ना मैं ऐसा ख्याल रखूंगा। वैसे एनोस आखिर टैंग कहाँ पर है वो दिख क्यों नहीं रहा। एनोस बताता है कि टैंग ने मिलिट्री यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। शॉक होते हुए चैंग बोल रहा होता है पर उसने इस चीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। एनोस बोल रहा होता है टैंग को डर था ना कि तुम उसे कभी भी मिलिट्री ज्वाइन नहीं करने दोगे, इसी वजह से उसने इस चीज के बारे में तुम्हें नहीं बताया। उसकी मॉम ने मुझे बताया ना कि मिलिट्री यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक बहुत ही कमाल का ऑफर दिया था जिसके अंदर हमारे टैंग को ना एक सिक्योर नौकरी मिल रही थी। चैंग बोल रहा होता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, जैसे ही वो मिलिट्री यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा उसे एक सोल्जर बना के ना बॉर्डर से भेज दिया जाएगा। पता नहीं वो बेवकूफ मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। एनोस बोल रहा होता है चैंग फालतू में परेशान मत हो, हमारे टैंक के पास में ना स्पीड और स्ट्रेंथ की पावर है, अगर उसने ये फैसला लिया है ना तो पक्का से वो उसको संभाल भी लेगा। तभी अनाउंस होता है कि सारे बच्चे गाड़ियों में बैठ जाओ, अब हम लोग कैपिटल के लिए निकलने वाले हैं। फिर अपनी फैमिली को बाय बोल के हमारा एनोस अपनी गाड़ी के अंदर आ गया होता है। चैंग बोल रहा होता है मेरे को तो यूनिवर्सिटी के अंदर ना बस एक खूबसूरती गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि मैं वहाँ पर फालतू में बोर ना हूँ। तभी साइड में बैठा हुआ एक बंदा बोल रहा होता है चैंग अगर तूने गर्लफ्रेंड पटा भी ली ना तो भी तेरा खाना देख के वो पक्का से भाग जाएगी। तू इतना खाता है ना कि हमारे यहाँ के सारे कैफेटेरियाज ने तेरे को बैन कर दिया है। तुझे क्या सच में लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की तेरे आसपास भी आएगी। तभी आगे बढ़ते हुए एनोस बोल रहा होता है मिंगजुआन औकात में रह के बोल, यहाँ पे सभी के सामने पिटता हुआ ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मिंगजुआन बोल रहा होता है सच्ची तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी जल क्यों रही है। और एनोस तेरे सिर्फ नाम में डेमी गॉड है, तो रियलिटी में कोई डेमी गॉड नहीं है जो कि मैं तेरे से फटेगी। अगर फाइट करनी है ना तो आजा, अभी कर लेते दो हाथ। तभी वहाँ पे आते हुए इंस्ट्रक्टर बोल रहे हो तुम दोनों कर क्या रहे हो, अगर फाइट करने का इतना ही मन कर रहा है ना तो बाहर जाके फाइट करो। चैंग बोल रहा होता है छोड़ना एनोस, टीचर यहाँ पे खड़े हैं, फालतू किसी को ऑफेंड मत कर। एनोस बोल रहा होता है मिंगजुआन आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगली बार तेरे इस गटर के अंदर से कचरा निकला ना तो तेरा मुंह तोड़ने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। टीचर भी बोल रहे होते हैं लगता है लड़के तुम बड़े हिम्मत वाले हो, मेरे सामने खड़ा होने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा एरोगेंस फ्यूचर में तुम्हें काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। वैसे बच्चों मेरा नाम है चाओ फैंग और मैं हमारे गोल्डन सिटी के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ। इस पूरी ट्रिप के अंदर मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पे रूल्स को मानोगे और अच्छे से बिहेव करोगे, ना कि यहाँ पर कुछ बच्चों की तरह शुरुआत में ही ना फालतू में दिक्कतें खड़ी करोगे। चैंग बोल रहा होता है एनोस लगता है कि तेरे पे गुस्सा है, वैसे तेरे को पता मिंगजुआन के पास में ना टोंकी बैठा हुआ है जिसने कि 16 जीन पॉइंट का वीकन किया था और वो हमारी सिटी का नंबर 1 जीनियस है। एनोस भी सोच रहा होता है हाँ इस बंदे के बारे में ना डायरेक्टर जू ने बताया था। चैंग बताता है जो वो लड़की बैठी हुई है ना उसका नाम है गोंगलेन और वो हमारे शहर की सेकंड सबसे बड़ी जीनियस है। सच कहूँ तो वो काफी खूबसूरत भी और काफी ज्यादा पावरफुल भी, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना तो मजा आ जाएगा। एनोस बोल रहा होता है पहले अपना मुंह ठीक कर, तेरे चक्कर में यहाँ पे मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। तभी जो प्रोफेसर आइरिस होते वो भी गाड़ी में आ जाती है। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते कितनी खूबसूरत है। प्रोफेसर बताती है कि मेरा नाम है जियाओ आइरिस और मैं जीन एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हूँ।
इस गाड़ी के अंदर आपकी सेफ्टी का शौक करने के लिए मैं भी साथ में चलूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हो। एनोस सोच रहा होता अगर ये भी हमारे साथ में तो ये काफी अच्छी बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कमांड पोस्ट का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर बता रहा होता है कर्नल, बच्चों से भरी हुई जितनी भी गाड़ियां थी ना वो कैपिटल के निकल चुकी हैं। रिसेंटली कुछ सालों के अंदर हमारे काफी सारे लोगों ने हमसे गद्दारी करी और हमारे बच्चों की लोकेशन हाइडा के सामने रिवील कर दी। इसी वजह से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार सेफ्टी पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दी गई है। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से शायद से हमारी कुछ गाड़ियों के ऊपर अटैक हो सकता है। हालांकि हमने इतने अजीब रास्तों को चुना है कि उसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। हमने अपने बच्चों को रवाना करने के लिए अलग अलग रास्तों का यूज किया है। 100 से भी ज्यादा कारवान अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं और हमारी जिस गाड़ी के अंदर जीनियस बैठे हुए हैं उन तक पहुंचना तो काफी मुश्किल है। कर्नल बोल रहे होते हैं भले हमें सेफ्टी के लिए कितना ध्यान क्यों न रखा हो, हम लोग अभी से भी ना बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते। कार नंबर 3 के अंदर सारे जीनियस बैठे हुए हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि गलती से भी उन बच्चों को कुछ भी हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वही दूसरी तरफ एनोस भी सोच रहा होता है हमारी इस व्हीकल नंबर 3 के अंदर जितने ही बंदे बैठे हुए हैं ना उन सभी ने 10,000 जीन पॉइंट का अवेकन किया है और अगर देखा है तो हम सभी के सभी ही टॉप जीनियसेस हैं। इसका मतलब हाइड्रा के हमें टारगेट करने के काफी हाई चांसेस हैं। फिर वो जंगल को देखते हुए सोच रहा होता है ऐसे जंगल ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। सच कहूँ तो अपने शहर से बाहर ही मैं पहले कभी नहीं गया था। अगर मैं पावरफुल बन पाया ना तो पूरे वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तभी चा फेंग बोलते हैं अगले 30 मिनट में हम लोग अपने पहले स्टॉप पे रुकेंगे। सेफ्टी रीजन की वजह से वहाँ पे हम लोग बहुत देर नहीं रुकने वाले। बच्चों आप लोग के पास में सिर्फ 3 मिनट है, जिसको भी सुसु जाना हो जल्दी जाके आ जाना। आगे वो सभी लोग पहले स्टॉप पे पहुंच गए होते हैं। चैंग बोल रहा होता है देखने में ये जगह ना काफी खतरनाक लग रही है। एनोस भी बोल रहा होता है यहाँ की सिक्योरिटी बता रही है ना कि ये एरिया खतरे से खाली नहीं। आगे जो सारे लड़के होते हैं टॉयलेट में आ गए होते हैं। एनोस सोच रहा होता है देखा तो ज्यादातर बच्चे वापस गाड़ियों में जा चुके हैं। आखिर सारे वाले वॉशरूम में कौन है जो कि अभी तक बैठा हुआ है। तभी वो अपनी सेंसरी एबिलिटी से पता करता है कि अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो और कोई नहीं चा फेंग है। चा फेंग को लगता है कि कोई तो है जो इसको देख रहा है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। एनोस सोच रहा होता है बाथरूम के अंदर छुप के ये कुछ तो कर रहा था। आगे जो हमारा एनोस होता है वो सोल्जर्स के पास में आ गया होता है। सोल्जर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम कह रहे हो टीचर चा फेंग बाथरूम में गए हुए थे और वहाँ पर कुछ खा रहे थे, वो तुम्हें दिखने में भी काफी नर्वस लग रहे थे। एनोस बोल रहा होता है वो कुछ खा नहीं रहे थे बल्कि अपने मुंह में कुछ दबा रहे थे। तभी जो वहाँ पे सोल्जर होते हैं वो एनोस की बात सुन के हंसने लगते हैं। सोल्जर बोल रहे होते पहले ये बताओ क्या कि तुम बाथरूम में झांक क्यों रहे थे? बच्चे तुम्हें पता है ये कितनी गलत बात है। तभी अनाउंस होता है कि सारे बच्चे फटाफट से गाड़ियों में आओ, हमारी जो गाड़ियां है ना वो निकलने वाली है। वही अनाउंस को देखते हुए चा फेंग बोल रहे होते हैं सच में तुम खुद को कुछ तो समझते हो, पूरी की पूरी क्लास को तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ा, क्या अब तुम्हें यहाँ पे ऑनर फील हो रहा है? तभी अनाउंस बोलता है टीचर मुझे कुछ पूछना था। चिढ़ते हुए चा फेंग बोल रहे होते हैं अब क्या हो गया? अनाउंस बोल रहा होता है आसपास कोई कैंटीन है क्या, मुझे कुछ खाने के लिए लेना था। वही अंदर आने के बाद एनोस बोल रहा होता है सभी लोग मुझे माफ करना, मेरी वजह से फालतू महीना तुम्हें वेट करना पड़ा। साथ ही एनोस सोच रहा होता है चा फेंग के अंदर ना कुछ तो अजीब है, इस कमीने को तो मैं पकड़ के रहूंगा। आगे जो हमारा एनोस होता है वो अपनी सीट पे आके बैठ गया होता है। एनोस सोच रहा होता है इस चा फेंग के अंदर ना कुछ तो अजीब है, इसने अपने दांतों में ना कुछ तो दबा रखा है और वो पक्का से ऑर्डिनरी नहीं। अगर मैं सोल्जर्स को इस चीज के बारे में बताऊंगा तो बिना किसी एविडेंस के ना वो भरोसा नहीं करने वाले। एक काम करता हूँ प्रोफेसर को बताता हूँ, यहाँ पर सिर्फ वही है ना जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। फिर आइरिस के पास में आते हुए एनोस बोल रहा होता है प्रोफेसर क्या मैं आपके पास में बैठ सकता हूँ क्या? आइरिस बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या? एनोस बोलता है हाँ मिस्टीरियस डिपार्टमेंट के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। वही एनोस को आइरिस से बात करते हुए देख के सारे बंदे शॉक रह गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा इस बंदे में बहुत हिम्मत है, जो कि डायरेक्टली जाके ना प्रोफेसर के पास में बैठ गया। तभी आइरिस बोलती है बताओ आखिर क्या हुआ है? एनोस उन्हें एक मैसेज दिखाता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है ना कि चा फेंग के अंदर कुछ तो अजीब है। मैंने बाथरूम में सेंस किया था ना कि अपने दांतों की जगह कुछ तो अजीब लगा रहा है। सच कहूँ तो इस कमीने के ऊपर मुझे ना भी काफी शक हो रखा है। तभी खड़े होते हुए आइरिस बोलती है चा फेंग अपना मुंह खोलो। शॉक होते हुए चा फेंग भी बोलता है प्रोफेसर आखिर आप ये क्या बोल रही हो? चा फेंग को उठाते हुए आइरिस बोल रही होती है लगता है कि एक बार में ना आपको भी बात समझ में नहीं आ रही, जो मैंने बोला ना फटाफट से वही करो। सोल्जर बोलते हैं प्रोफेसर आइरिस आखिर आप क्या कर रही हो? लेकिन तभी आइरिस के गुस्से को देख के वो सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। चा फेंग बोल रहा होता है प्रोफेसर आइरिस आखिर आप ये क्या कर रही हो? ये मत सोच रहा ना कि आप पोस्ट में ऊपर हो तो इसी वजह से आप यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो। तभी आइरिस बोलती है एनोस इसके दांत बाहर निकालो। फटाफट जो एनोस होता है वो उन दोनों दांतों को बाहर निकाल लेता है। आइरिस बताती है कि ये तो एक ट्रैकिंग डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत ही हल्के सिग्नल छोड़ता है और इसका यूज करते हुए हाइड्रा के बंदे ना हमें ट्रैक कर सकते हैं।
चा फेंग फटाफट से बताओ आखिर हमारी लोकेशन तुमने किसको भेजी। हंसते हुए चा फेंग बोल रहा होता है तुम्हें इस बारे में पता चली गया। सच कहो तो तुम लोगों ने पता लगाने में काफी देर कर दी। अब मेरे इस बुने हुए जाल से तुम बच के नहीं निकल सकते। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें कमांड पोस्ट का सीन दिखाया जाता है। एक सोल्जर कर्नल को बता रहा होता है कि अभी जो हमारी गाड़ियां है ना वो माउंटेन्स को पार कर रही है। एक बार हम लोगों ने माउंटेन को पार कर लिया ना तब वो हाइड्रा वाले हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरा बंदा रिपोर्ट करता है कि व्हीकल नंबर 3 ने रास्ता चेंज कर लिया है और बिना परमिशन के ना वो कहीं और ही जा रहे हैं। दूसरा बंदा बताता है कि प्रोफेसर आइरिस की तरफ से हमें एक मैसेज आया है। आइरिस बताती है कि हमने अपनी गाड़ी के अंदर एक स्पाई पकड़ा और इसने हमारी जो लोकेशन है ना वो हाइड्रा को भेज दी है। हम लोग इन लोग के ट्रैप पे फंस चुके हैं, फटाफट से हम लोग की हेल्प करें। कर्नल बोल रहे होते हैं फटाफट से व्हीकल नंबर 3 को फॉलो करो और हमारे जितने भी गार्ड्स उन सभी को ना इस गाड़ी के पीछे भेज दो। तभी जो हाइड्रा के बंदे होते हैं वो अटैक करते हुए कुछ गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कर्नल बोल रहे होते हैं सारे बच्चे फटाफट से अपनी गाड़ियों से बाहर आओ, रीइंफोर्समेंट के पहुंचने से पहले तुम्हें खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। आइरिस बोलती है बच्चों फटाफट सभी लोग सीट छोड़ो, बाहर निकलो। तुम्हारे जो पास में शील्ड पड़ी हुई है ना उसे हाथ में ले लो क्योंकि अभी तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। एनोस सोच रहा होता है हाइड्रा के लोग ना उससे काफी ज्यादा पावरफुल है जितना कि हम सोचा करते थे। फिर वहाँ पे हाइड्रा ऑफिसर्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट होती है। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं उन कमीनों को पास से मत आने दो, उन्हें हवा में ही मार दो। वही एनोस सोच रहा होता है हमारी गाड़ी के अंदर आधे बंदे जो बैठे हुए थे वो स्टूडेंट नहीं असल में सोल्जर थे। लगता है कि हमारी मिलिट्री को ना पहले से पता था कि हम पे खतरनाक अटैक होने वाले हैं। ऑफिसर बोलता है कर्नल हमारी जो रीइंफोर्समेंट है ना वो 3 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगी, तब तक के लिए हमें इन्हें संभालना होगा। तभी जो उनके नीचे की जमीन होती है वो हिलने लगती है। कर्नल बोल रहे होते हैं बच के नीचे से अटैक होगा। तभी जो नीचे की जमीन होती है वो कांटों का शेप ले लेती है जो कि देख के बच्चे एकदम ही शॉक रह गए होते हैं। एनोस बोल रहा होता है हमारे सामने जो भी कोई है ना उसके पास में अर्थ टाइप की एबिलिटी है। आइरिस बताती है कि जो बंदा हम पे अटैक कर रहा है ना वो कम से कम भी एक जीन म्यूटेंट है। ऐसे बंदे से फाइट करना बिल्कुल भी आसानी होने वाला। तभी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो गाड़ियों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से गोलियां मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन निंजा बीच में आते हुए उनके साइड ब्लेड को काट देता है। अर्थ एबिलिटी यूजर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था यहाँ पे सिर्फ तुम ही लोग हो जिन्होंने तैयारी करी है, हम लोग भी यहाँ पर ना ऐसे ही नहीं आए। ये बोलते हुए जमीन फाड़ते हुए गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सोल्जर बताता है कि इनका निशाना ना व्हीकल नंबर 3 है, इन्हें कैसे भी करके ना हमारे वो बच्चे चाहिए। तभी जो कर्नल होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और एक ही अटैक के अंदर निंजा को काफी ज्यादा घायल भी कर देते हैं। अर्थ एबिलिटी यूजर बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ही बेकार हो, इस बुढ़े कर्नल को भी तुम संभाल नहीं पा रहे, इन लोगों को डैमेज देने के लिए ना मेरे को और टाइम चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एनोस के दोस्त सभी लोग की हेल्प कर रहे होते हैं। कर्नल बोल रहे होते हैं अगर मेरे यहाँ पे रहते हुए बच्चों को कुछ भी हो गया तो मेरे यहाँ पे होने का ना कोई फायदा नहीं होगा। हाइड्रा का बंदा बोल रहा होता तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे, वो बुढ़ा अकेला है और तुम यहाँ पर 3 हो, जाके उसे मार दो। चैंगमो बोल रहा होता है हमारे कर्नल तो बड़े ही पावरफुल है। तभी उनको जंगल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। गोंगलिंग बोल रही होती आवाज कितनी भयानक थी। आइरिस बोल रही होती असली दिक्कत ना अब शुरू होगी क्योंकि इन कमीनों के साथी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वहाँ पे आते हुए मॉन्स्टर्स बोलते हैं पार्टी शुरू भी हो गई और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। अटैक करते हुए सोल्जर्स बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मिठाई खा के जाओ, लेकिन तभी वो सभी ट्रांसफॉर्म होते हुए सोल्जर्स को मारने लगते हैं। एनोस बोल रहा होता है हमारी डिफेंस की आखिरी लाइन भी ना ब्रेक होने वाली है। हंसते हुए चा फेंग बोल रहा होता है हार मान लो, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। आइरिस बोल रही होती है कुत्ते अपना मुंह बंद रख। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है बच्चों जब तक कि हमें से एक ही प्रोफेसर जिंदा है ना तब तक हम लोग तुम्हारे ऊपर आशियाएं देंगे। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलती है सभी लोग तैयार हो जाओ। तभी सारे ऑफिसर से पूरी पावर के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफिसर बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे फाइट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आखिर जो हमारी रीइंफोर्समेंट थी अभी तक वो आई क्यों नहीं। तभी कर्नल बोलते हैं सभी लोग व्हीकल नंबर 3 पे ध्यान दो, इन कमीनों का टारगेट ना वही लोग हैं। एनोस सोच रहा होता है जो प्रोफेसर आइरिस है ना वो भी एक विजडम टाइप की अवेकनर है, आखिर वो सारे अपोनेंट से फाइट कैसे करेंगी। विजडम टाइप तो बहुत ही वीक होता है, लेकिन तभी जो आइरिस होती है अपनी पावर का यूज करते हुए मेटल बॉल को कंट्रोल कर लेती है और मेटल बॉल का यूज करते हुए कुछ सेकंड के अंदर ही सारे दुश्मनों को मार देती है। शॉक होते हुए चैंगमो बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल की है, देख के लगा नहीं था ना कि प्रोफेसर आइरिस इतनी पावरफुल हो सकती है। तभी टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, इसका मतलब तुम्हें खाने में और ही मजा आएगा। तभी जो आइरिस होती है वो अटैक करते हुए वहाँ पे एक बड़ा धमाका कर देती है। बचते हुए टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है मेरी स्पीड का ना तो मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है लॉन्ग रेंज टीम हमारी हेल्प करो, आखिर तुम लोग दूर बैठ के कर क्या रहे हो। तभी जो लॉन्ग रेंज टीम के बंदे होते हैं वो गोली से अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी एक शील्ड फॉर्म करते हुए आइरिस खुद को बचा लेती है। टाइगर मैन बोल रहा होता है लड़की आखिर तुम कब तक बचोगी। ये बोलते हुए वो अटैक करने
देने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है और अब प्रोफेसर के ऊपर हाइड्रा ग्रुप काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर गॉन्गलिंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एनोस सोच रहा होता है देखते हैं कि स्टील बॉल का यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो सिर्फ एक अटैक के अंदर वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है। चिढ़ते हुए टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है कौन है वो कमीना जिससे कि मेरे ब्रदर पे अटैक किया, लड़के मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे हाथों मरेगा। लेकिन तभी एनोस को बचाने के लिए चेंगमो बीच में आता है जिसके ऊपर एक अटैक करते टाइगर मॉन्स्टर उसको साइड में फेंक देता है। एनोस बोलता है शुक्रिया दोस्त मुझे ओपनिंग देने के लिए। ये बोलते अपने स्टील बॉल से टाइगर पे अटैक कर देता है, लेकिन एनोस की अटैक की वजह से टाइगर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और अब वो एनोस के ऊपर पहले से भी गुस्सा हो जाता है। एनोस बोलता है लगता है कि बाकी के मुकाबले ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मेरे अटैक्स ना इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ बचना है ना तो टैक्टिक को चेंज करना होगा, लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे काफी ज्यादा करीब आ गया। तभी जमीन में से कुछ बेलें निकलती है और टाइगर मॉन्स्टर को बांध लेती है। गॉन्गलिंग बोल रही होती है एनोस आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। तभी जो हमारा एनोस होता है उसका निशान नहीं रख पाता। हंसते टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है लड़के मैं इतना बड़ा शरीर है क्या मैं भी तुझे दिख नहीं रहा क्या जो कि तू यहाँ पे गलत निशान लगा रहा है। वही हमारा एनोस सोच रहा होता है इस बेवकूफ होना भनक भी नहीं है कि मेरा निशाना ना ये नहीं। तभी जो एनोस का अटैक होता है वो डायरेक्टली जाके स्नाइपर को लग जाता है जिसकी वजह से आइस के ऊपर हो रहा अटैक अपने आप रुक जाते हैं। टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है बेवकूफो अटैक करते रहो, ये लड़की बहुत ही खतरनाक है इसे फ्री मत होने देना। लेकिन तभी जो आइस होती है वो बाकी सारे स्नाइपर्स को एक झटके मार देती है। आगे बढ़ते हुए टाइगर मॉन्स्टर बोल रहा होता है लड़के तेरी वजह से हमारा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, भले ही मैं यहाँ पे मारा ही क्यों ना जाऊँ तुझे तो मार के मरूंगा। लेकिन इससे पहले कि टाइगर मॉन्स्टर एनोस के पास पहुंच पाता आइस उसे मार देती है और टाइगर के मरने के बाद बाकी सारे मॉन्स्टर्स वहाँ भागने लगते हैं। आइस बोल रही होती मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सभी को मार दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे रीइंफोर्समेंट आते हुए सभी को खत्म कर देती है। कर्नल बोल रहे होते हैं फाइनली ये लोग पहुंच ही गए और तब वाला बंदा बोल रहा होता है सच में तुम लोग बड़े ही बेकार थे, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ने तुम सभी को रोक दिया। तभी आगे बढ़ते हुए कर्नल बोलते अब तेरी बारी है। लेकिन तभी वहाँ पर जितने भी निंजास होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से कर्नल उस बंदे को मार नहीं पाते। वहीं अपनी पावर को ओवर यूज करने की वजह से आइस भी जाती है। एनोस सोच रहा होता है उतनी ऊंचाई से ये नीचे गिर गई तो काफी तक घायल हो जाएंगी, फिर वो जंप करते हुए आइस को बचा लेता है। कर्नल बोल रहे होते हाइड्रा के बंदे ना कितना भी गिर सकते हैं। तभी सोल्जर बोल रहे होते हैं सर वो कमीने भाग रहे हैं क्या उनका पीछा करे क्या। कर्नल बोलते हैं नहीं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, जितने बच्चे घायल है ना उनको ट्रीट करो, अभी हम लोग का पूरा ध्यान ना बच्चों पे होना चाहिए। साथ ही कर्नल सोच रहा होता है हम लोगों ने बच्चों को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाया था पर इतना अच्छा प्लान भी डिस्ट्रॉय हो गया, हमारी कोई भी चाल कोई भी टेक्निक काम ही नहीं कर रही। आगे हम देखते हैं चेंगमो को जिसे होश आ गया होता है। एनोस बोल रहा होता है ब्रदर मुंह मत करो अभी तुम काफी तक घायल हो। चेंगमो पूछता है कि दुश्मन कहाँ पर है, क्या हम लोग जीत गए क्या। एनोस बताता है हाँ वक्त रहते हुए हेल्प आ गई थी इसी वजह से हम बच गए। चेंगमो बोल रहा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि हम बच गए वरना फालतू में को सिंगल मरना पड़ता। एनोस बोल रहा होता है तेरी बॉडी ना काफी जगह से फ्रैक्चर हुई है, डॉक्टर ने बताया ना कि तुझे प्रॉपर्ली रिकवर करने में 3 महीने लगेंगे। चेंगमो बोल रहा होता है मिक्स में तो काफी ज्यादा अच्छी है जो कि मैं बच गया, चोट से तो हम रिकवर कर सकते हैं पर जो बंदे यहाँ पर मारे गए वो कभी वापस नहीं आने वाले। वैसे प्रोफेसर आइरिस कैसी हैं, उनके वजह स्नाइपर से अटैक किया था ना। एनोस बोल रहा होता है उन्हीं की हार्डवर्क की वजह से ना हम सभी लोग बच पाए। तभी वहाँ पे आते हुए गॉन्गलिंग बोल रही होती है एनोस प्रोफेसर आइरिस उठ चुकी है और वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। आगे जो हमारा एनोस होता है वो आइरिस के पास में आ गया होता है। आइरिस पूछती है एनोस जब मैं गिर रही थी तो क्या तुमने मुझे बचाया था। एनोस बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो उस टाइम आपको बचाने को छोड़ के मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, इसी वजह से आपको बचाने के लिए ना मैं एकदम से कूद गया। आइरिस बोलती क्या मेरे कपड़े भी तुमने चेंज किए हैं क्या। घबराते हुए एनोस बोल रहा होता है नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया। गॉन्गलिंग बोलती है प्रोफेसर ये काम मैंने किया है। आइरिस बोलती है कमांडर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है तो मेरी हेल्प करो। तभी जो हमारा एनोस होता है वो आगे बढ़ते हुए उनकी हेल्प करने लगता है। गॉन्गलिन बोल रही होती है एनोस वो मुझे हेल्प करने के लिए बोल रही है तुम्हें नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चाफेंग को जो कि बोल रहा होता है भले तुम लोग यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो पर मैं अपने मुंह से ना कुछ नहीं बताने वाला। तभी एनोस और बाकी सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कर्नल पूछते हैं आइरिस तुम्हारी तबीयत कैसी है। आइरिस बोलती है कर्नल आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद में कुछ पता चला क्या। कर्नल बोल रहे होते हैं इस कमीने को ना अच्छे से ट्रेन किया गया है, चाहे हम लोगों ने इसे कितना ही क्यों ना तोड़ा हो ये जवाब नहीं दे रहा
और सर्च करने के बाद में से घर के अंदर भी ना हमें कुछ भी काम का नहीं मिला। इसके परिवार रिलेटिव्स शहर छोड़ के पहले भाग चुके थे। इसका मतलब ये आज की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। आयरिस बोलते तो फिर क्या प्लान है, इस बंदे के साथ में क्या करना है। कर्नल बोल रहे होते हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे बंदे को मार देना चाहिए था, लेकिन अब जो इसके दांत हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे और कोई सिग्नल नहीं भेज रहे। ये किसी भी नॉर्मल फेक दांतों की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि हमें प्रूव कर सके कि ये बंदा स्पाई है। इसी वजह से आखिर में आके कोर्ट इसे छोड़ ही देगी। एनोस बोल रहा होता है क्या इसे छोड़ दिया जाएगा। गोंगलिन बोलते और वो भी ऐसा कुछ करने के बाद में हंसते हुए चाफेंग बोल रहा होता है तुम मासूम लोग ना इसी वजह से मारे जाते हो। तुम्हें ये बात पता है कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ और फिर से तुम्हारे खिलाफ काम करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एनोस बोल रहा होता है कर्नल क्या इस कमीने को मारने का कोई तरीका नहीं है क्या। तभी आयरिस बोल रही होती है कर्नल क्या हो अगर इंट्रोगेशन के अंदर गलती से हम इसे जोर से मार दे और उस सब के चक्कर में ये मारा जाए, फिर तो जो कोर्ट है वो इसे नहीं बचा पाएगा ना। कर्नल बोल रहे होते हैं ऑफिसर फटाफट से रिपोर्ट लिखो। इंटरोगेशन करते वक्त चाफेंग को थोड़ी भारी चोट लग गई और इसी वजह से ऑन द स्पॉट ही वो मारा गया। घबराते हुए चाफेंग बोल रहा हो तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पर जिंदा हूँ ना, तुम्हें मरने की रिपोर्ट क्यों लिख रहे हो। आयरिस बोल रही होती है तू यहाँ पर कुछ बोलेगा नहीं तो तू हमारे अब किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से हम तुझे यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं जो कि गद्दारों को बख्श दें। ये बोलते हुए आयरिस और कर्नल मिलके चाफेंग को वहीं पे खत्म कर देते हैं। कर्नल बोल रहे होते हैं ऑफिसर रिपोर्ट अच्छी लिखना, रिपोर्ट के अंदर ना एक भी गलती बचनी नहीं चाहिए। फिर वो एनोस से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम एनोस डेमिगॉड है ना। सच कहूँ तो बच्चे तुमने बहुत ही कमाल काम किया है, हमारी मिलिट्री के ऊपर तुम्हारा ही उधार रहेगा। जो काम हमारे बंदे नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। एनोस बोल रहा होता है मैंने वही किया जो कि मेरा फर्ज था। आगे जो हमारा एनोस होता है वो वापस टेंट के पास में आ गया होता है। गोंगलिन बोल रही होती है प्रोफेसर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से किसी लोगों की जान चली गई, आखिर ऐसे बंदे को हम मार नहीं सकते। आयरिस बताती है कि इस दुनिया के अंदर ना काफी सारे रूल्स बनाए गए हैं, उन सभी रूल्स को बनाया गया था अच्छे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन फिलहाल की रियलिटी ऐसी है कि अच्छे लोग उनसे डरते हैं और बुरे लोगों को रूल्स का ना अच्छे से यूज करना आता है। क्या तुम लोग को आइडिया भी है कि कर्नल ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। रियलिटी ये है कि वो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं और वही मैं एक प्रोफेसर हूँ। अगर उनकी बनाई हुई रिपोर्ट के ऊपर मैं एग्री करती हूँ और मैं ये बोल दूंगी कि मैं वहीं पे खड़ी थी और मैं चाफेंग को मरते हुए देखा, तो कर्नल के ऊपर आगे ना इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। वहीं अगर मैं वहाँ पे नहीं होती ना तो कर्नल के ऊपर दिक्कतें आ सकती थी। एनोस बोल रहा होता है इसका तो शुरुआत से ही कर्नल का यही प्लान था। गोंगलिन बोल रही होती है अच्छा अब जाके मैं चीजों को समझ पा रही हूँ। आयरिस बोल रही होती है बच्चों ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझना अभी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बस इतना जान लो ना कि सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमारा जो ये जीन एरा है ना वो कमजोरों के लिए नहीं बना और मेरी ये प्रोफेसर के तौर पे दी हुई तुम लोगों को पहली सीख है, इस सीख को ना कभी मत भूलना। आगे हम देखते हैं अगले दिन वो लोग कैपिटल के लिए निकल गए होते हैं। गोंगलिन बोल रही होती है अभी जो हमारी सेफ्टी है ना उसे काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, काश इन लोगों ने ये काम पहले ही कर दिया होता। एनोस बोल रहा होता है पहले हमारे अलावा ना और भी काफी सारे बच्चे थे जो कि कैपिटल के लिए निकले हुए थे और आर्मी को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर अब जबकि सभी लोग पहुंच चुके हैं तो इसी वजह से हमें प्रोटेक्ट करना इनके लिए काफी आसान हो चुका है। चैंगमो बोल रहा होता है कल वो बंदा जिसके पास में अर्थ टाइप की एबिलिटी थी वो इतना पावरफुल था कि कर्नल भी उसे मार नहीं पाए। आयरिस बोल रही होती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो एक बी रैंक का म्यूटेंट था। अगर आपके पास है बी रैंक पे कोई भी एबिलिटी है ना तो आप पावरफुल तो होगे ही, और ऊपर से वो लोग फाइट एक जंगल में कर रहे थे तो ऐसी कंडीशन में उसकी अर्थ एबिलिटी ना और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। गोंगलिन के पास में प्लांट बेस्ड एबिलिटी है, अगर कल की फाइट जंगल में ना हुई होती तो मॉन्स्टर्स को पकड़ने में ना गोंगलिन हमारी हेल्प नहीं कर पाती। शहर में भले गोंगलिन वीक हो पर जंगल में उसकी ताकत डबल हो जाएगी। गोंगलिन बोल रही होती है वैसे मिस आयरिस आप कौन सी रैंक पे हो। आयरिस बताती है कि अभी मैं ना सी रैंक पर हूँ। एनोस बोल रहा होता है सिर्फ सी रैंक पे होने के बावजूद भी आप एक प्रोफेसर बन गई, क्या सी रैंक पे पहुंचने के बाद में हम एक प्रोफेसर बन सकते हैं क्या। प्रोफेसर बताती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ना काफी सारे डिपार्टमेंट है, जो कॉम्बैट डिपार्टमेंट है वहाँ प्रोफेसर बनने के लिए हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन मिस्टीरियस डिपार्टमेंट और विजन डिपार्टमेंट यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए ना सी रैंक भी बहुत है क्योंकि बहुत ही कम लोग ना इन पावर्स के साथ में आगे जा पाते हैं। गोंगलिन बोल रही होती है प्रोफेसर आपकी एबिलिटीज क्या है। आयरिस बोल रही होती है फ्यूचर में बात याद रखना, चाहे तुमसे कोई कितना ही क्यों ना पूछने अपनी एबिलिटीज के बारे में कभी रिवील मत करना क्योंकि आपकी एबिलिटीज को जान के आप
आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों को ढूंढ सकते हैं। जब मैं तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट थी ना, तब ये बताने की गलती मैंने कर रखी है और इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी कीमत भी पे करी है। इसी वजह से मैं तुम लोग को समझा रही हूँ, गलती से भी ये गलती मत करना। एनोस और गोंगलिन बोल रहे होते ठीक है प्रोफेसर, हम लोग ध्यान रखेंगे। एनोस बोलता है लेकिन एक सेकंड रुको, यूनिवर्सिटी जब हमसे फॉर्म भरवाती है तब तो वो हम लोगों से हमारी डिटेल ले लेती है, तो क्या ये रिवील करने की वजह से हमें दिक्कत नहीं होगी क्या? आइरिस बोल रही होती है नहीं, यूनिवर्सिटी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी के लोग बच्चे के डाटा को ना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लगते हैं, नॉर्मल लोग के पास में ना वो जानने का एक्सेस हो ही नहीं सकता, इसी वजह तुम सारे बच्चे बिल्कुल सेफ हो। एनोस सोच रहा होता है नॉर्मल लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर क्या होगा कोई हमारा हायर अप हाइडर से हो तो तब तो वो हमारे बारे में सब कुछ जान सकता है ना। तभी वो सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्योटो शहर कितना खूबसूरत है ना, यहाँ पे तो लोगों के पास में फ्लाइंग बोट्स भी हैं, हमने हमारे शहर के अंदर ना ऐसा एक भी नहीं देखा था। गोंगलिन भी बोल रही होती है सच में ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। चेंगमो बोल रहा होता है बताया एनोस, जब से हम लोग के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद से गोंगलिन ना तेरे आसपास ही रह रही है, मुझे पर्सनली लग रहा है ना कि तूने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। शर्माते हुए एनोस बोल रहा होता है तू क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गोंगलिन बोलती है क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? चेंगमो बोल रहा होता है कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। आगे हम देखते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी आ गए होते हैं, सभी बच्चों को बताया जाता है कि कल सुबह आप लोग के टेस्ट शुरू होंगे, तो इसी वजह से आज आप सभी लोग आराम से आराम कर लो। चेंगमो बोल रहा होता है मेरी इस कंडीशन के अंदर मैं टेस्ट नहीं दे सकता, और जितना मुझे पता है ना कि टेस्ट के अंदर हमारे कम मार्क्स आए तो हम लोग को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एनोस बोल रहा होता तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए ना प्रोफेसर से बात कर लूंगा। तभी वहाँ पे आते हुए कुछ नर्सेज बोलती हैं कि आप चेंगमो हो ना, मेडिकल सेंटर के अंदर आपके लिए बेड अरेंज हो चुका है, आपको किसी भी टाइप का टेस्ट देने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप रिकवर नहीं होंगे आप हॉस्पिटल में रहोगे। चेंगमो बोल रहा होता है तो क्या मुझे वहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा? नर्सेज बताती है हाँ, आपके इलाज से लेके खाने तक अब आपके सारे खर्चे यूनिवर्सिटी उठाएगी, क्योंकि हमारी गलती की वजह से आप घायल हुए हो। खुश होते हुए चेंगमो बोल रहा होता है वैसे मुझे भूख लगी हुई है, क्या आप लोग मेरे लिए खाना मंगा दोगे क्या? गोंगलिन बोल रही होती है आखिर जो चेंगमो था वैसे रेट क्यों कर रहा था? एनोस बोल रहा होता है कुछ नहीं, बस फ्री में खाना सुन के ना वो बहुत खुश हो गया। आगे जो हमारा एनोस होता है वो अपने डॉर्मेटरी रूम में आ गया होता है। एनोस सोच रहा होता है मुझे अपनी पावर्स को ना जल्दी समझना होगा, हाइड्रा वालों की नजरों में मैं ऑलरेडी काटा बन चुका हूँ, अगर तुम्हें पावरफुल नहीं हुआ ना तो मुझे पक्का से मार देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो डैड से मिले हुए पैसे यहाँ पे रहने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन उनका यूज करते हुए ना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। हाँ अगर कल के टेस्ट के अंदर मैं अच्छे से परफॉर्म कर देता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री में काफी कुछ मिल सकता है। अगर कल के टेस्ट के अंदर मेरे को सीक्रेट भी मिल गया तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे ना काफी सारे सप्लीमेंट मिल जाएंगे, और अगर देखा जाए तो उन सप्लीमेंट्स की कीमत मेरे डैड के पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा होगी। भले ही मेरे पास ये पावर है ना कि मैं अपने जीन पॉइंट्स को अपने हिसाब से अविकन कर सकता हूँ, फिर भी उन्हें अविकन करने में ना काफी एनर्जी लगती है, और बिना इन पिल्स के ना वो एनर्जी बॉडी को नहीं मिल सकती। कल के एग्जाम के अंदर मुझे अच्छा करना ही होगा। वैसे अगर देखा है तो अभी तक मैंने अपने ना 18 जीन पॉइंट को अविकन कर लिया है, अगर आज रात में मैं 20 को अविकन कर लूँ तो मेरे कल ग्रेड हासिल करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर जो हमारा एनोस होता है वो अपनी एस्ट्रल बॉडी के पास में आ गया होता है। एनोस सोच रहा होता है आज मैं अपने लेफ्ट हैंड के पॉइंट्स को अविकन करूंगा। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही घर की घंटी बजती है एनोस की आँख खुल जाती है। एनोस सोच रहा होता है सुबह भी हो गई और मेरे को पता भी नहीं चला, अगर यहाँ पर किसी ने घंटी नहीं बजाई होती ना तो शायद मैं उठा भी नहीं होता। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर प्रोफेसर आइरिस होती है। आइरिस बोलती है एनोस दरवाजे को बंद करो और फटाफट से अपनी आंखें ही बंद करो। एनोस सोच रहा होता है करना क्या चाहती हैं, ये इतनी जल्दी अंदर आ गई कि मैं प्रॉपर पेंट भी नहीं पहन पाया। आइरिस बोल रही होती है मैंने टेबल पे ना एक पेपर रखा है, फोकस करके बताओ कि इस पर लिखा हुआ क्या है। तभी जो हमारा एनोस होता है वो फोकस करके पेपर पे लिखी हुई चीज को पढ़ लेता है। आइरिस बोल रही होती है चलो ठीक है अपनी पेन पहन लो। एनोस सोच रहा होता है इतनी सुबह सुबह ये करने के लिए आई थी, मेरा तो सच में पूरा मूड ही खराब हो गया। तभी गेट खोलते हुए एक बंदा बोलता है बच्चे उठ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा सीनियर, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेस्ट के बारे में समझाने के लिए। लेकिन तभी अपने सामने के सीन को देख के सीनियर बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा। लगता है कि जो मेरी टाइमिंग थी ना वो गलत हो गई। आइरिस बोल रही होती है एनोस तुम्हारे जो सेंसेस है ना वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं, अभी तक तुमने कितने जिन पॉइंट को अविकन किया है? एनोस बताता है कि मैंने 20 पॉइंट्स को अविकन कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आज के टेस्ट के अंदर मैं सीक्रेट मिल जाएगा? आइरिस बोल रही होती है लास्ट टाइम मॉन्स्टर से तुमने काफी अच्छी फाइट करी थी, उस लेवल के हिसाब से भी ना तुम्हें सी रैंक आराम से मिल जाता, पर अगर मेरी बात मानो ना टेस्ट के अंदर अपनी पूरी पावर शो मत करना।
एनोस बोल रहा होता है क्या पूरी पावर शो ना करूं, आपका मतलब क्या है। आयरिस बोल रही होती है खुद बताओ तुम्हारी पावर के हिसाब से कौन सा काम है जो कि तुम्हें सूट करता है। एनोस बोल रहा होता है एक स्पाई का काम ना मैं बहुत ही इजीली कर सकता हूँ। आयरिस बोल रही होती है हाँ तुम एक स्पाई का काम कर सकते हो, और अगर इस जीनेरा के अंदर किसी बंदे की सख्त जरूरत है तो वो है स्पाइस, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, वहाँ पे एक स्पाई ना आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर सभी लोग के सामने तुमने अपनी एबिलिटी को शो कर दिया तो तुम एक स्पाई बना देंगे। अगर मेरी बात मानो तो अपनी सेंसरी एबिलिटीज किसी को शो मत करना। हाँ ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें ना मानना हो तो मेरी बात मत मानना। एनोस बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मुझे पता है ना कि आप मैं अच्छा ही चाहती हो। आयरिस बोल रही होती क्योंकि तुम विजन डिपार्टमेंट के अंदर हो, इसी वजह से अब तुम मिशन बन चुके हो। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम नाम कटवा सकते हो। एनोस बोलता है आपका स्टूडेंट बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच कहूँ तो स्टार्टिंग से ही ना मैं भी यही चाह रहा था। तभी आयरिस बोलती है चलो ठीक है इस रिपोर्ट के ऊपर साइन करो। एनोस सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे साइन कहाँ पे ले रही है, ये तो एक बैटल रिपोर्ट है, आखिर मेरे साइन की इस पे क्या ही अहमियत। एनोस बोल रहा होता है उस दिन हाइड्रा के बंदों को आपने मारा था तो ऐसे में यहाँ पर साइन मेरे क्यों लग रहे हैं। तभी वो देखता है कि रिपोर्ट पे लिखा हुआ होता है कि हाइड्रा के बंदों को मारने में सबसे बड़ा हाथ एनोस डेमीगॉड का था। एनोस बोल रहा होता है कि आपका क्रेडिट मुझे क्यों मिल रहा है। आयरिस बोलती है सभी को पता है ना कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना करी होती तो शायद से मैं वहाँ पे किसी को ही बचा ना पाती, और भी बच्चों को तुम्हारा ऐसा बनने के लिए गवर्नमेंट तुम्हें काफी सारा रिवॉर्ड दे रही है ताकि वो लोग मोटिवेट हो सके। एनोस बोल रहा होता है आपका शुक्रिया प्रोफेसर मुझे मौका देने के लिए। आयरिस बोल रही होती है ठीक है फिर तुम जाके टेस्ट दो, उम्मीद है कि तुम टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। एनोस बोल रहा होता है थोड़ी देर में सीनियर चाना मुझे फिर से लेने के लिए आ जाएंगे, मैं उनके साथ में चला जाऊंगा। वही हम देखते हैं सीनियर को जो एक कान लगा के बातें सुन रहा होता है। आयरिस के वहाँ से जाते ही एनोस ही बाहर आ जाता है। सीनियर बोल रहा होता है जूनियर तुम कमाल के हो, हमारे मिस्टीरियस एकेडमी की आइस गॉडेस को तुमने पटा लिया, ये काम तो बड़े बड़े नहीं कर पाए, तुमने ये किया कैसे। एनोस बोल रहा होता है सीनियर आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस रिपोर्ट पे साइन करने गया था और कुछ नहीं। सीनियर बोल रहा होता है डॉर्मेट्री के अंदर सिंगल रूम ना किसी को भी नहीं मिलता, तुम्हें एक सिंगल रूम मिलना फिर आइस गॉडेस का तुम्हारे कमरे में सुबह सुबह मिल जाना, ये सब कुछ ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एनोस बोल रहा होता है मेरा एक रूममेट है जिसका नाम है चेंगमो, लेकिन अभी मेडिकल रीजंस की वजह से ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सीनियर बोल रहा होता है तुम तो बड़े कमाल के हो, आइस गॉडेस के साथ में मजे करने के लिए अपने रूममेट को तुमने घायल कर दिया। एनोस सोच रहा होता है इस बंदे की दिक्कत क्या है, ये तो यहाँ पर खुद से ही सब कुछ सोच रहा है, वैसे मुझे इसका मुंह बंद करना होगा वरना मेरी दिक्कतें हो सकती हैं। एनोस बोलता है तुम्हें जानना है मैंने ये सब कुछ कैसे किया, मैं ये तभी बताऊंगा जब तुम एक बेट लगाओगे। देखो बीन्स फ्लिक करने में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, अगर तुम मेरे फेंके हुए बीन से बच गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम नहीं बच पाए ना तो आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में तुम किसी को नहीं बोलोगे। सीनियर बोल रहा होता है तुम मुझ पे बीन फेंकोगे और मेरे को बचना है, सच कहूँ तो मेरे लिए करना ना बहुत ही आसान है। जूनियर मैं एक्सट्रीम डिपार्टमेंट से हूँ और सी रैंक पर हूँ, स्पीड मेरी पावर है तुम मुझे नहीं जीत सकते। तभी जो हमारा एनोस होता है वो उसके ऊपर बीन फेंक देता है, लेकिन वक्त रहते हुए सीनियर उससे बच जाता है, लेकिन तब तक साइड से एक दूसरा बीन सीनियर के गाल पे लग जाता है। एनोस बोल रहा होता है सीनियर तुम हार गए। वही सीनियर बोलता है तुमने चीटिंग करी, हमारी बात यहाँ पे सिर्फ एक अटैक पे हुई थी, तुमने 2 अटैक किए हैं और तुमने यहाँ पे शूट करने के लिए ना दोनों हाथों का भी यूज किया। एनोस बोलता है अगर आपको याद हो तो ना ही बात यहाँ पर एक अटैक की हुई थी और ना ही एक हाथ की, और वैसे भी मैंने यहाँ पे 2 बीन्स को यूज नहीं किया, एक ही को किया है, मैंने बस यहाँ पर उन बीन को ना पहले ही हाफ ऑफ कर लिया था, तो इसी वजह से इसके हिसाब से आप हार गए। सीनियर बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, आज के मैटर के बारे में ना किसी को पता नहीं चलेगा। एनोस सोच रहा होता है कल की जीन अवेकनिंग मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुई, पहले जो मैं लेफ्ट हैंड था वो राइट के मुकाबले काफी वीक था, पर अब ये दोनों ना एक बार पावरफुल हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं वो दोनों टेस्ट सेंटर पे आ गए होते हैं। सीनियर चाह बोल रहे होते हैं इस रूम के अंदर ना तुम्हारा पहला टेस्ट होगा, तुम्हारे अटैक के बाद से मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं जाऊँ चेकअप कराने के लिए, थोड़ी ही देर में मैं वापस आ जाऊंगा। एनोस सोच रहा होता है बाकी सारे टेस्ट रूम के बाहर कितनी सारी भीड़ थी, लेकिन हमारे विजन डिपार्टमेंट के बाहर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सच में हमारा डिपार्टमेंट ना बहुत ही कम पॉपुलर है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है तुम हो विजन डिपार्टमेंट से एनोस डेमीगॉड, तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करते हुए पता चला है ना कि तुमने अपनी बॉडी के 20 जीन पॉइंट को वीकन कर लिया है और इस हिसाब से तुम सी रैंक के लो ग्रेड पे पहुंच चुके हो।
क्योंकि तुम्हारे पास में सेंसरी एबिलिटीज है, तो इसी वजह से तुम्हें सेंसिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जाते हुए एनोस सोच रहा होता है अब मेरा अगला काम ये है कि मुझे अपनी सेंसरी एबिलिटीज को ना लोग के सामने हाइड करना है, किसी को पता चला चाहिए कि मैं आगे कितना पावरफुल हूँ। आगे जो हमारा एनोस होता है वो सेंसरी रूम के अंदर आ गया होता है। वो देखता है कि बाकी बंदों को सेंस करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। टीचर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हें 13 पॉइंट्स को अवेकन किया था और अभी तुम्हारी जो सेंसरी एबिलिटीज है वो ई रैंक पे है। ओवरऑल तुम्हारी रेटिंग गुड है। अगर तुम्हारे पास में और भी कोई एबिलिटीज है ना तो जाके टेस्ट दे दो, ये तुम्हारे ओवरऑल ग्रेड को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तभी जो हमारा एनोस होता है वो अपनी सेंसरी एबिलिटीज को यूज करते हुए उस बंदे के टेस्ट के रिजल्ट को पढ़ना चालू कर देता है। एनोस सोच रहा होता है इस बंदे का जो रिजल्ट है ना वो ठीक ठाक है, अगर मैं भी ऐसे ही परफॉर्म करूंगा ना तो मेरे पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तभी टीचर होता है वो उसे घूरने लगते हैं। एनोस सोच रहा होता है कहीं को पता नहीं चल गया ना कि मैं यहाँ पे झांक रहा था। फिर जो हमारा एनोस होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करना चालू कर देता है। तभी टीचर बोलते हैं अगला स्टूडेंट है एनोस डेमीगॉड, तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, सेंस करके बताओ क्या कि तुम कहाँ तक क्या क्या देख पा रहे हो। तभी जो हमारा एनोस होता है वो सेंस करना चालू कर देता है। एनोस सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो मैं इस बॉक्स के एंड तक देख पा रहा हूँ, जो कि कुछ ना 3.2 मीटर होता है। लगता है कि पहले के मुकाबले मेरी मेंटल पावर काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इतनी दूरी मैं पहले नहीं देख पाता था। अगर मैं यहाँ पे अपनी एबिलिटी को शो कर देता हूँ तो फिर मुझे एक्सीलेंट या फिर उससे भी काफी ऊपर की रेटिंग मिलेगी, पर स्पाई बनने से काफी बेहतर है ना कि नॉर्मल बन के रह लो। तभी जो हमारा एनोस होता है वो एक नॉर्मल सा आंसर कर देता है। टीचर बोल रहे होते हैं तुम सी ग्रेड के लो रैंक पे हो और तुम्हारी जो सेंसरी एबिलिटीज है ना वो भी नॉर्मल है। कहना पड़ेगा ना कि विजन डिपार्टमेंट के पास में काफी अच्छे बच्चे आए हैं। वैसे एनोस मेरे साथ साइड में चलो, तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। अब इसका क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।